हेलो एवरीवन, आई एम शिवांगी गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पीवाईक्यूज। जैसे कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं और हमें पूरे चैप्टर्स को कवर करना है, रिवीजन करना है, तो हम पीवाईक्यूज के थ्रू पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ क्वेश्चन। चलिए इनको ट्राई करते हैं। अ ग्रीन लेयर इज ग्रेजुअली फॉर्म्ड ऑन अ कॉपर प्लेट लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ वीक इन अ बाथरूम। वॉट कुड दिस ग्रीन सब्सटेंस बी? तो इसका आंसर क्या होगा? अब आपको पता है कि कॉपर एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है जो कि हाइड्रोजन के बाद आता है। बहुत जल्दी ये रिएक्ट नहीं करता। अगर ये रिएक्ट करेगा तो टाइम लेगा, इसीलिए लिखा है फॉर अ वीक, राइट। अब ये जब कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी कि एयर में एंड ह्यूमिडिटी में जब रिएक्ट करेगा तो इस पर ग्रीन कोटिंग लेयर आ जाती है जो कि होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर। यानी कि किसकी लेयर होती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो आपका आंसर है इसका बेसिक कॉपर कार्बोनेट। आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं जिससे आपका आंसर और भी अच्छा रहेगा। फॉर्मूला है बहुत ही आसान है, CuCO3। क्योंकि बेसिक है, कॉपर कार्बोनेट है, तो हमारा आ जाएगा CuOH का होल ट्वाइस। यानी कि फॉर्मूला बन गया CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अ नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स Y एंड Z. Y is the hardest natural substance whereas Z is a good conductor of electricity. Identify X, Y, Z. तो बहुत ही मक्खन जैसा आंसर आने वाला है, बहुत ही जल्दी कर लोगे आप लोग सॉल्व, शायद कर भी लिया होगा कुछ बच्चों ने। तो यहाँ पर X की बात करते हैं तो X हमारा क्या होने वाला है? कार्बन, क्योंकि एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल के दो एलोट्रॉप्स बता दिए गए जिसमें Y एंड Z है। Y क्या है हमारे यहाँ पर? हार्डेस्ट है। हार्डेस्ट कौन हो सकता है? डायमंड, एग्जैक्टली डायमंड है। एंड Z क्या है यहाँ पर? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल में एक्सेप्शन में प्रॉपर्टीज में चाहिए, कौन है? ग्रेफाइट, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए, आई थिंक आपके दोनों डाउट्स एंड जो भी आंसरिंग है समझ आ गई होगी कैसे करनी होती है, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन 3 पर आ जाते हैं। वाई डज कैल्शियम फ्लोट इन वाटर? जब कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? स्टिक हो जाएगी कहाँ पर? सरफेस ऑफ कैल्शियम पर। स्टिक हो जाएगी कहाँ पर? सरफेस ऑफ कैल्शियम। यानी कि कैल्शियम के सरफेस पर जब हाइड्रोजन गैस स्टिक हो जाती है देन ये क्या करता है? वाटर में फ्लोट करता है, राइट। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है, नेम अ नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस एंड मेटल विच इज नॉन लस्ट्रस। यानी कि अपोजिट पूछ लिया। लस्ट्रस प्रॉपर्टी याद करो किसकी है? मेटल की। मेटल कैसी होती है? शाइनी होती है, लस्ट्रस होती है। नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होती है, पर एक्सेप्शन है आयोडीन। या बिल्कुल सही, नॉन मेटल में अगर हम बात करें तो कौन है? आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, लेकिन कैसी है? लस्ट्रस है, राइट। क्लियर है सभी को? अब बताइए मुझे भाई, नॉन मेटल में हमारी बात हो गई, मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल में नॉन लस्ट्रस कौन होता है? दो एग्जाम्पल्स हैं, सोडियम एक नॉन लस्ट्रस है, लेकिन साथ में एक और भी है, लेड, LEAD। ठीक है, सोडियम भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक ही पूछा है तो आप दोनों में से कोई भी एक आंसर दे सकते हैं। दोनों ही नॉन लस्ट्रस होते हैं, एक मेटल्स है जो नॉन लस्ट्रस है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड? हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? तो आपको पता है प्रॉपर्टीज में ध्यान करिए, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल जब भी रिएक्ट करती है किसी एसिड से तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? यस 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 यस, वेरी गुड, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। एंड हम इसे कैसे बताएंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हमें क्या करना है? ब्रिंग दी मैच स्टिक, है ना। आपको मैच स्टिक को लेके जाना है कहाँ पर? जहां पर ये गैस इवॉल्व हो रही होगी। कहाँ पर जाना है आपको? जहां पर ये गैस इवॉल्व हो रही है। और इवॉल्व हो रही होगी तो आपको क्या करना है? यहाँ पर लेकर आना है मैच स्टिक को, बर्न कर कर, एंड देन ये करेगी पॉप साउंड। एक्सप्लोसिव होगी, कैसे करेगी साउंड? पॉप साउंड फ्लो करती है, पॉप साउंड। समझ आ गया? तो लेके जाना है ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक टू इट या टू द हाइड्रोजन गैस, टू नियर द हाइड्रोजन गैस, एंड इट burns explosively and gives pop sound and gives pop sound। अगर चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं, bring the matchsticks near the hydrogen gas, it burns explosively, and gives pop sound, pop sound।
इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेम द मेटल विच रिएक्ट्स विद अ वेरी डाइल्यूट HNO3. सॉरी ये थोड़े मिस्टेक आ गई यहाँ पर. HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. अब ऐसी कौन सी गैस है जब HNO3 के साथ रिएक्ट करती है तो क्या देती है? हाइड्रोजन गैस. अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है आपको, जब मेटल रिएक्ट करती है एसिड से तो हाइड्रोजन गैस ही देती है. पर HNO3 के साथ ऐसा क्यों आ गया कि कौन सी ऐसी गैस है जो देगी? तो आपको याद रखना है कि HNO3 मेरा जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एक और केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको करा दी यहीं पर ही, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मैंने शॉर्ट में लिख दिया OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यानी कि ये हाइड्रोजन को ना कर किस में कन्वर्ट कर देगा? वाटर में. क्या बनाएगा ये? वाटर. लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, जब हम वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, कौन कौन? मैग्नीज एंड मैग्नीशियम क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं. मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल समझा दिए. आपको एक पूछा गया था, आपको 2 समझा दिए. कौन देगा हाइड्रोजन गैस? मैग्नीज एंड मैग्नीशियम. इज इट क्लियर टू ऑल? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपके कई सारे टॉपिक्स. ठीक है, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन द फ्री स्टेट. तो आपको पता है कौन कौन सी ऐसी मेटल्स हैं? Ag एंड Au, यानी कि सिल्वर एंड गोल्ड. 2 मेटल्स के नेम पूछे. यहाँ पर आप प्लेटिनम को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है और आपको फ्री स्टेट में मिल जाती है. ठीक है, क्लियर है आई थिंक. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन विद एटॉमिक नंबर 14. अब आपको पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14. ठीक है, इसकी वैलेंसी फाइंड करनी है तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं. तो हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2, 8 एंड 4. ठीक है, 2, 8 एंड 4. तो 4 हमारे यहाँ पर क्या है? वैलेंसी. आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही हमारे क्या हो जाते हैं? वैलेंसी हो जाते हैं. अगर हम 5, 6, 7, 8 की बात करते हैं तो इनको हमें क्या करना होगा? 8 में से माइनस. जैसे कि मैं भी आपको एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ. इसका आंसर तो 4 है. क्लियर है? चलिए अब मैं बात करती हूँ क्लोरीन की. मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको ताकि आप आगे की क्वेश्चन सॉल्व कर पाए इस कॉन्सेप्ट के थ्रू. मैं बात कर रही हूँ 2, 8, 7. ठीक है, क्या इसकी वैलेंसी 7 हो जाएगी? नो. मैंने अभी बोला आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है, यानी कि 7 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन. यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया 7. अब वैलेंसी क्या होगी मैम? तो वैलेंसी को हमें याद है, हमें ऑक्टेट रूल लगाना होता है. जिसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या होता है? स्टेबल होता है. राइट, तो हमें क्या करना होगा? 8 में से -7 और आंसर आ जाएगा हमारा 1. तो यानी कि यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई? 1. ठीक है, अब यहाँ पे एक और फॉर्मेट समझा देती हूँ मैं. एक होता है आपका केटाइन और एक होता है एनाइन. यानी कि -1 है या +1 है, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो इसके लिए हमारे एक और फॉर्मेट है. अब वो क्या है? क्लोरीन क्या करेगा? ऑक्टेट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा ना. अब 7 इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ी ऑक्टेट बनाने के लिए. भाई बहुत ज्यादा है. कोई 70 लाख तुमसे मांग ले आज के जमाने में, दे दोगे? नहीं ना, नहीं दे पाओगे भाई, बहुत ज्यादा है. हाँ बस कोई कहेगा 10,000 5,000 की तो उसकी हेल्प कर दोगे, इतना तो चलता है. तो यानी कि अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से भी. राइट, देने के लिए बहुत सारे लोग हैं इसके पास, कुछ बहुत सारे दोस्त बना रखे हैं. अच्छा बिहेवियर होगा शायद इसका, शायद इसलिए उसको 10,000 मिल जाएंगे. तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया. तो अगर हम क्लोरीन की बात करती हूँ, अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसका मतलब है 2, 8, 8. यानी कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए. और इसका भी एटॉमिक नंबर 8 हो गया. अब क्वेश्चन ये है हमारा, माइनस होगा या प्लस होगा? तो बात कर लेते हैं माइनस होगा या प्लस. थोड़ा सा मैं एरिया क्लीन करती हूँ बेटा, स्पेस क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा सा. अब आपको पता है कि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17. ठीक है, -17 लिख देंगे. आपको ये भी पता होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं. यानी कि +17. राइट, ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? 0. माइनस प्लस माइनस. ठीक है, अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? क्लोरीन के पास 18. राइट, -18. लेकिन प्रोटॉन ना ही डोनेट होते हैं ना ही एक्सेप्ट होते हैं, क्योंकि हैवियर होते हैं. इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? जैसे हवा चल रही है ना, हल्के से कागज है, पॉलिथिन है, उड़ रही है, ऐसे हल्के इलेक्ट्रॉन है. लेकिन बाहर ही कोई लकड़ी का कुछ रखा हुआ है सामान या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या उड़ जाएगा? ऐसे नहीं उड़ेगा. बहुत ज्यादा आंधी आ गई, बहुत ज्यादा आंधी आएगी, तब बात अलग हो रही है. अभी जस्ट जनरली हवा की बात हो रही है, हवा के झोंके में. तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? हवा के झोंके के साथ उड़ जाते हैं. राइट, लेकिन प्रोटॉन नहीं उड़ते. प्रोटॉन अपनी स्टेट में रहते हैं. तो माइनस प्लस माइनस, और बड़ी डिजिट पर साइन कौन सा है? माइनस का. तो आंसर क्या आएगा हमारा? -1. इसलिए क्लोरीन पर चार्ज क्या आएगा?
-1, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? -1। यहाँ पर हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हमने। कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में आपको हेल्प करेगा। अच्छा, पॉजिटिव कब होते हैं? तो एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 3 आएगा। आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, 1 2 3, यानी कि आउटर शेल में जिसकी भी 1 2 3 आ जाए वही उसकी वैलेंसी है, वही उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं, यानी कि इतना पैसा हम अपने दोस्त को दे सकते हैं। लेकिन यही बारी आ गई 5 6 7 8 की। 8 की तो खैर बात ही नहीं है, 5 6 7 की बात करते हैं। 5 6 7 अगर आउटर शेल में आ जाते हैं तो क्या होगा? आपको 8 में से माइनस करना होगा, ठीक है? वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो आउटर शेल में जिसके भी 1 2 3 आएंगे वो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और जिसकी आउटर शेल में आएंगे 5 6 7 वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो सीधी सीधी बात हो गई, जो डोनेट करते हैं, जो डोनेट कर रहा है वो अच्छा इंसान, मतलब पॉजिटिव, राइट? ये डोनेट कर रहा है तो एल्यूमिनियम 3+ बन जाता है। अब आ जाते हैं साइंटिफिकली कॉन्सेप्ट पर। हमने ये स्टोरीज बहुत पढ़ ली, ऐसा होता क्यों है? तो आउटर शेल में 2 8 3 थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो आउटर शेल में कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, बड़ी डिजिट पर साइन प्लस का, तो आंसर आ गया +3। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, राइट? और पहले से बहुत लोग जानते होंगे तो कोई बात नहीं है, जनरली थोड़ा बेसिक बता दिया कुछ बच्चों के लिए। बारी है 4 और 8 की। 4 को मैंने क्यों नहीं लिया? शेयर करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट होंगे ना एक्सेप्ट होते हैं, क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। और 8 तो ऑक्टेट है ना, अपने में स्टेबल है, तो यहाँ पर वैलेंसी 0 होगी। जैसे नियॉन, नियॉन की अगर मैं बात करती हूँ तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 10। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो क्या होगा? 2 8। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, यानी कि स्टेबल है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 0। वैलेंसी कितनी है? 0। 4 वाले की वैलेंसी कितनी होगी? 4 ही होती है। इज इट क्लियर टू ऑल? मैं थोड़ा हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले मैं इसको रब कर लेती हूँ, ये आपने शायद ले लिया होगा, ठीक है? अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फास्फोरस विद एटॉमिक नंबर 15? अच्छी बात तो ये आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, अब तो आंसर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर 15 है फास्फोरस का, तो 2 8 5 करेंगे। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी कितनी होगी? अभी सिखाया था मैंने आपको, जस्ट बिल्कुल सही। यानी कि अब आपको क्या करना है? 8 - 5 करेंगे, आंसर आएगा 3। इज इट क्लियर? अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो बताया था 5 6 7। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर? 5 6 7, ऑल आर नेगेटिव। समझ आ गया? क्योंकि ये क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन को? 3 इलेक्ट्रॉन को। ये तो लेंगे ना, नेगेटिव है, राइट? क्या है? अगर आउटर शेल में आता 1 2 3 तो क्या होता? पॉजिटिव। 4 वाले की बात हम कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर ही करेंगे जब मैं पढ़ाऊंगी। अब इतना समझ लीजिए, ना ही ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35? अब 35 पर क्या है? चलिए, आप 10th में अभी क्या बताएं? 35 एक एक्स एलिमेंट है, बात कर लेते हैं, ठीक है? इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो आएगा 2 8 18 एंड 5। सही है भाई? ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी अगर मैं देखूंगी तो कितनी निकलेगी? 5 नहीं आएगा, सॉरी 7 आएगा, ठीक है? 7। तो अगर मैं वैलेंसी चेक करती हूँ तो कितनी होगी यहाँ पर? वही आउटर शेल में अगर 5 6 7 आता है तो नेगेटिव, और वैलेंसी होगी 1। कैसे? 8 - 7 इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, बहुत आसान से सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी: सोडियम, पोटेशियम, कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, तो आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी है, डिक्रीजिंग यानी कि सबसे पहले कम रिएक्टिव फिर हाईली रिएक्टिव लगाना है, ठीक है? तो देख लेते हैं कौन होगा। सिल्वर, कॉपर, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है? यही रेशियो है हमारा। अब अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो इस तरीके से एरो को लगा सकते हैं। इज इट क्लियर?
समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस आंसर को सॉल्व किया है। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ मेटल विच इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन कट विद नाइफ। फिर से जाइए प्रॉपर्टीज पर, मेटल की प्रॉपर्टीज पर। एक्सेप्शन, मेटल हार्डेस्ट होती है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तो आंसर है हमारा क्या? सोडियम। ठीक है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, आंसर हो गया हमारा सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट है अ नॉन मेटल विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। फिर से प्रॉपर्टीज पर जाइए। नॉन मेटल में हमने क्या पढ़ा हुआ है? कैसे होते हैं? बिल्कुल सही, कैसे होते हैं? सॉफ्ट मेटल होती हैं, हार्डेस्ट नहीं होती हैं, ब्रिटल इन नेचर होती हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डायमंड। एक्सेप्शन में क्या है? डायमंड। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मेटल एंड नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पर है, कौन सी मेटल और नॉन मेटल हो सकती है? तो मेटल की बात करते हैं, बिल्कुल। बुखार आता है भाई, थर्मामीटर में चेक करते हैं मरकरी लेवल कहाँ आ गया। बिल्कुल सही। तो मरकरी हमारे यहाँ पर क्या है? मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। राइट, अब आ जाते हैं नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल में कौन है? नॉन मेटल में कौन हो सकता है? तो नॉन मेटल में याद रखना है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ओनली ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर, बाकी सारी क्या होती है? सॉलिड एंड गैसेस। इज इट क्लियर टू ऑल? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है, मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट वाले का आंसर है। ये सेकंड के आंसर है, ये सेकंड के आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। Mention the names of the metals for the following two metals which are alloyed with iron to make stainless steel, two metals which are used to make jewelry। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, आपको बताना है, मेंशन करनी है दो मेटल्स जो अलॉय की जाती है आयरन को स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। तो कौन कौन है? निकल एंड क्रोमियम। आंसर आपका क्या? निकल एंड क्रोमियम। निकल एंड क्रोमियम। निकल को Ni से, क्रोमियम को Cr से रिप्रेजेंट करते हैं। टू मेटल्स विच आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। टू क्या, थ्री मेटल्स भी बना सकते हैं। कौन कौन सी है? सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अगर इनको एलिमेंटल फॉर्म में लिखना है अगर आपको, तो किस तरीके से लिखेंगे? सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। गोल्ड को Au से रिप्रेजेंट करते हैं एंड प्लेटिनम को Pt से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, गिव रीजन। तो क्यों बनाते हैं? मेटल्स की प्रॉपर्टीज पर जाइए भाई। मेटल्स की प्रॉपर्टी, मेटल प्रोड्यूस करती है रिंगिंग साउंड, यानी कि सोनरस। मेटल्स आर सोनरस, सोनरस इन नेचर होती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, प्रोड्यूस्ड रिंगिंग। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, गिव रीजन। क्या है भाई? फिर से मेटल्स की प्रॉपर्टीज पर जाइए। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर हो जाएगा कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। पहला क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब ऑप्शन नहीं है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। अ मेटल विच इज प्रिजर्व इन कैरोसिन। फिर से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कौन सी ऐसी मेटल है? बिल्कुल सही, सोडियम। कौन सी मेटल है? सोडियम। सोडियम को हम क्या करते हैं? कैरोसिन में रखते हैं। क्यों रखते हैं? हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होती है ना। क्या करती है? रिएक्शन करती है किसके साथ? एयर एंड वाटर के साथ, वो भी वाइग्रेसली। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है अ लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल। अभी भी हमने सॉल्व किया था, लस्ट्रस नॉन मेटल। ठीक है, आयोडीन। कौन सी है? आयोडीन, जो कि कलर्ड भी होती है और लस्ट्रस भी होती है। नेक्स्ट सी पर आ जाते हैं। अ मेटल विच कैन मेल्ट कैप्ड ऑन पाम। फिर से फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाते हैं। हमने पढ़ा था मेटल्स हार्ड होती हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ओनली मरकरी,
लेकिन जब हमारी पाम की एनर्जी को लेकर मेल्ट हो जाती है, गैलियम एंड सीजियम, कौन सी मेटल है? गैलियम एंड सीजियम। आपका इन क्वेश्चन से पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है बेटा, पूरा टॉपिक, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो को चाहे पॉज कर करके देखिए, आंसर राइटिंग कीजिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। अ मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सी है? लेड। कौन सी मेटल है? लेड, LEAD। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? TB। क्लियर है? गैलियम के लिए GA, सीजन के लिए CE, ठीक है। ये आपके एलिमेंट फॉर्म में, आयोडीन के लिए I यूज करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन इट्स सरफेस। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। नेम वन मोर मेटल दैट स्टार्ट्स फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर। अभी इस क्वेश्चन को हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कैल्शियम मेटल आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर क्या करती है? फ्लोट करती है ऑन इट्स सरफेस, राइट। यानी कि किसकी वजह से करेगी? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होंगे एंड स्टिक हो जाएंगे किस पर? सरफेस पर। किसके सरफेस पर? कैल्शियम के सरफेस पर। तो लिखना है फॉर्मेशन ऑफ बबल गैस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बबल्स होगा किसका? हाइड्रोजन गैस का, एंड देन स्टिक हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ कैल्शियम। स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ कैल्शियम, सरफेस ऑफ कैल्शियम, राइट। अगर इन्होंने बोला अभी केमिकल इक्वेशंस का, तो हमें यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ स्पेस के लिए। Ca+H2O gives out CaOH का होल ट्वाइस H2। बैलेंस कर लेते हैं इसको, 2H2O कर देते हैं, हाइड्रोजन हो गए 2, ओके, बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो आपने इक्वेशन भी लिख दी। लास्ट बोल रहा है नेम वन मोर मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर। यानी कि कौन सी गैस की, यहाँ पर कौन से मेटल की बात हो रही है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी क्या करती है? हॉट वाटर से रिएक्ट करेगी एंड देन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, फिर से क्या होगा? सरफेस पर स्टिक हो जाएगी एंड ये भी क्या करेगी? फ्लोट करेगी। इज इट क्लियर टू ऑल? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर रीजन देना है, राइट। रीजन देना है आपको यहाँ पर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। इसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट विद बोथ, कौन कौन? एसिड एज वेल एज बेस। इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, इसी वजह से इसे क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, इसी वजह से इसे क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl, नमक है। अगर नमक को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो या तो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में लाना होगा हमें, या तो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में हमें क्या करना होगा? इसको लाना होगा। तो क्या होता है यहाँ पर? इट बिकम्स फ्री टू मूव। जो आयंस है वो आयंस फ्री बन जाएगा। अगर मैं मोल्टन स्टेट में लाऊंगी तो Na+Cl नेगेटिव हो जाएगा एंड क्या होगा यहाँ पर? इट बिकम्स फ्री टू मूव इन मोल्टन और एक्वा स्टेट। मोल्टन और एक्वस या एंड एक्वस स्टेट। समझ आ गया? यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे? फ्री आयन। चैप्टर 1 फिजिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा था ना, मेटल ही क्यों कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, या एसिड एंड बेस ही हेल्प क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स फ्री आयन टू मूव इन मोल्टन स्टेट और एक्वा स्टेट। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 18 पर। द वे मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड आयरन react with air and water is an indication of their
relative positions in the reactivity series. In the statement, is this statement true? Justify your answer with examples. आपको पता है सोडियम, मैग्नीशियम एंड आयरन. सोडियम हाईली रिएक्टिव होती है, देन मैग्नीशियम, देन आयरन. विद एयर एंड वाटर इज इंडिकेशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज. आपको सीरीज की पोजीशन बता देनी है. पहला हो गया सोडियम, दूसरा हो गया मैग्नीशियम एंड तीसरा हो गया आयरन. ठीक है, इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली, लीस्ट रिएक्टिव. ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं इसको. एज कंपेयर किया गया यहाँ पर तो बोलेंगे. ठीक है, नहीं तो मैग्नीशियम भी ऊपर ही आ जाएगा, मॉडरेट में आ जाएगा आयरन. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस, ट्रू है. जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल. अब किसके थ्रू? एग्जांपल के थ्रू देते हैं हम. सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेता है, वो भी वाइग्रेसली, है ना, पढ़ा हुआ है हमने. कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा. मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट ना कर कर किससे रिएक्ट करता है? हॉट वाटर से. वेरी गुड. किससे रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर से. एंड आयरन, आयरन किससे रिएक्ट करता है? स्टीम से. ना ही हॉट वाटर से ना ही कोल्ड वाटर से. किससे रिएक्ट करेगा? स्टीम से. बात समझ आ रही है सभी को? इज इट क्लियर? तो यानी कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, थोड़ा कम हो गया, थोड़ा और कम हो गया, इसलिए किससे रिएक्ट कर रहा है? अभी स्टीम से जाके रिएक्ट कर रहा है, वाटर से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है. हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा है. तो हमने अपने आंसर को जस्टिफाई कर दिया विद एग्जांपल. क्या लेना है हमें? सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम बिकॉज ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी. ठीक है, कर लोगे आप? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर. आउट ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई विच इज मोर रिएक्टिव एंड वाई. तो अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा आया है, चलिए कोई नहीं, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं. कोई मान लीजिए एक्स एक एलिमेंट है. आउट ऑफ द टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई विच इज मोर रिएक्टिव एंड वाई. चलिए ठीक है, एक्स को मैंने ले लिया है कॉपर एंड वाई को मैंने ले लिया है आयरन. ठीक है, दोनों में से मुझे बताना है, आसान है ना, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है. तो मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को ले लिया. राइट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, आयरन को ले लिया. रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी. आयरन इज, बिल्कुल सही, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो ये क्या करेगा, आसानी से डिस्प्लेस कर देगा एंड बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu. राइट, अगर मैं इसको अपोजिट कर देती हूँ, मैं यहाँ पर अभी FeSO4 ले लेती हूँ, y को y रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंड x को x रहने दीजिए. पर मैंने क्या कर दिया इस बार मैंने इसका ले लिया सॉल्यूशन और इसको ले लिया है मेटल में. क्या कॉपर इसे डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है कॉपर, और यहाँ पर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो आपको कुछ भी दिया हो आप लिख लेंगे आंसर, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. यानी कि अगर x मेरा कॉपर है और y मेरा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है, तो आपका आंसर होगा ये. दोबारा सुन लीजिए, कॉपर मेरा x है एंड y मेरा क्या है, FeSO4 है, तो आंसर होगा क्या, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये वाला. अगर यहाँ पर ये ना होगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. चलो, अगर यहाँ पर FeSO4 नहीं है, ठीक है, FeSO4 नहीं है, ठीक है, क्या है यहाँ पर, y Fe है, और x मेरा क्या है, CuSO4. x क्या है मेरा यहाँ पर, CuSO4. समझाओ, CuSO4. तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली. इज इट क्लियर टू ऑल? कर लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप बोल देंगे कि y is more reactive metal because it displays copper sulfate solution. क्या करेगा, it displays copper in solution. क्या कर रहा है ये, डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को सोल्यूशन के अंदर से. क्लियर है? अगर चाहेंगे आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे y is more reactive. मैं इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अभी इसको मैं हटा रही हूँ. चलिए, y is more reactive because it displays copper in copper sulfate solution. Then X because it displays metal from solution. Metal from
सोल्यूशन। इज इट क्लियर टू ऑल? देखिए एक्टिविटी को याद रखना पड़ेगा आपको, सीरीज को याद करना है, एक्टिविटी सीरीज को। उस सीरीज को याद करने के बाद आपको याद रखना है एक ताकतवर मोटा इंसान आ गया क्लास में, समझ गए? उसको मैंने बोल दिया एफी, इसको समझते हैं अच्छे से। और उसको मैंने क्या बोल दिया? एफी। एक पतला सा दुबला सा इंसान बैठा हुआ है, अपनी फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है या बैठी हुई है, ठीक है? तो वो है हमारा CuSO4। तो SO4 यहाँ पर क्या है? जिसके पास Fe भी बैठना चाहता है और Cu भी बैठना चाहता है। यानी कि SO4 एक ऐसा पर्सन है या एक लड़का या लड़की है जो क्या करना चाहेगा? जो क्या करना चाहेगा? वो किसी के साथ भी बैठ लेगा, बस हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है? तो एक X है और एक Y है, एक कॉपर एक आयरन है, दुबला पतला इंसान, और Fe क्या है? ताकतवर। आएगा कॉपर को हटाएगा, हट भाई मैं बैठूंगा यहाँ, मैं बैठूंगी, आराम से बैठ जाएगा, ठीक है? रिएक्शन हो गई। अब इसी को उल्टा कर दे तो FeSO4 है, FeSO4 है एंड Cu है, मतलब ताकतवर के साथ SO4 बैठा हुआ है। अब पतला दुबला इंसान आएगा, क्या सोचेगा? कहेगा यार मैं से हटाऊं नहीं हटाऊं, मन में तो होगा हटाना चाहेगा लेकिन हटा नहीं पाएगा, फिर क्या होगा? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको याद रहेगा इस ऑप्शन, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन अलॉय? State the constituents of solder. Which property of solder make it suitable for welding electrical wires? तो what is an alloy? Alloy क्या होता है? It is a homogeneous mixture. ठीक है? It is a homogeneous mixture of two or more metal. Homogeneous mixture of two or more metal, and one of them non-metal also. यानी कि मेटल के साथ नॉन मेटल भी होती है, जैसे कि स्टील, स्टील के साथ कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है, वो भी ऐड किया जाता है, ठीक है? नॉन मेटल ऑल्सो, ठीक है? ये हो गया हमारा व्हाट इज एन अलॉय का आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोल्डर। अब सोल्डर के कॉन्स्टिट्यूएंट बताने, कौन कौन होते हैं? बिल्कुल सही, लेड एंड टिन। लेड एंड टिन। मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोल्डर, इस तरीके से लिखेंगे एंड देन लिखेंगे Pb एंड Sn, टिन, लेड एंड टिन, ठीक है? इतना कर लिया आपने? रब कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, या स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ले लिया? चलिए ठीक है। लास्ट कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर मेक इट सुइटेबल फॉर वेल्डिंग। तो क्या है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वेल्डिंग करने में सोल्डर की हेल्प ली जाती है? भाई सोल्डर का यूज किया जाता है, क्यों करते हैं सोल्डर का यूज? तो आंसर है बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर। क्या आंसर है हमारा? बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ solder. It makes it suitable for welding electrical wires. Low melting point of solder make it suitable for welding electrical wires. ठीक है? तो आसानी से पिघलाएंगे एंड क्या करेंगे? वेल्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स को। होप आई थिंक आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 तक आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इसी चैप्टर के, मेटल एंड नॉन मेटल के, और भी वीडियोस में लेकर आने वाली हूँ आपके लिए अदर रिलेटिव टॉपिक से। जैसे कि अभी मेटल नॉन मेटल हो गया, हो सकता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें भी बच्चों को डाउट होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी डाउट होता है बच्चों को। तो मैं वो क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ जिससे आपके चैप्टर्स क्लियर हो, आपके डाउट्स क्लियर हो, और आपको पता चले कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं और आपको कैसे आंसर करना है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।